हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे नवंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जल्दी में इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो जो होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी। पीडीएफ भी आपको एज इट इज हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी। जैसा क्लास में पढ़ाया गया है वैसा ही आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास आने वाली है हमारी नवंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताइए ताकि और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की कंटेंट जरूर देखना है। कंटेंट में आप लोग के लिए बहुत सारा ढेर सारा कंटेंट लेके आती हूँ, तो कंटेंट आपने जरूर पढ़ना है। आपको अपनी सुविधा जैसे होती है वैसे आप कंटेंट पढ़िए। आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आप पढ़ सकते हैं, जैसे भी पढ़ना है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन कंटेंट आपने पूरा पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं, आपने देखा होगा। जिसने एग्जाम दिए हैं, जिसने नहीं दिए हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको बता दो कि कंटेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस काफी डीप में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। नवंबर मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। और आपको बता दूं, आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, लास्ट हमारा 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर आपने नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं, कोई आपका एग्जाम है अभी जैसे कि एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम है या और भी कोई बैंक एग्जाम्स हैं, तो काफी हेल्पफुल रहेगा ये हमारा लास्ट 6 मंथ का, जिसमें हमने मई से अक्टूबर तक का कवर किया है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस टॉपिक वाइज रहेगा, कंप्लीट एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। अलग अलग टॉपिक के साथ कवर किया है लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग। अलग अलग टॉपिक कैसे, जैसे कि आरबीआई न्यूज है, बैंकिंग न्यूज है, जीडीपी प्रेडिक्शन है, अपॉइंटमेंट्स है, एक्सेट्रा, बहुत कुछ है उसमें। इंश्योरेंस सेक्टर की न्यूज भी है। तो अलग अलग टॉपिक, टोटल 11 टॉपिक्स आई थिंक, है ना। तो पूरे टॉपिक के साथ आप लोग देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ का मई से अक्टूबर तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो। और पीडीएफ भी आप लोग नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जैसा आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, मैं वैसा ही पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पूछते हैं कि मैम पीडीएफ कैसा होगा, तो जैसा क्लास में पढ़ाया गया है ऐसा ही होगा। इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, क्योंकि हमें हिंदी स्टूडेंट्स को भी लेके चलना है और इंग्लिश, तो दोनों के लिए मैंने आप लोगों को पीडीएफ में कंटेंट प्रोवाइड किया है। चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज की क्लास का, नवंबर मंथ का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का। In which edition of RBI has the announcement of the outcomes of its 2023 Global Hackathon, a emphasis on a creative fintech solutions been made? पूछा क्या गया है इसमें कि आरबीआई के किस संस्करण के रचनात्मक फिनटेक समाधानों पर जोर देने वाले 2023 ग्लोबल हैकाथन के परिणामों की घोषणा की गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड एडिशन, ठीक है। आरबीआई हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट ऑफ इट्स ग्लोबल हैकाथन 2023 व्हिच फोकस्ड ऑन इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशन। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, फरवरी से ये हार्बिंगर चल रहा है। मैंने आपको पूरी न्यूज सबके साथ ही पढ़ाया था, अगर आपने मेरा फरवरी मंथ का देखा होगा तो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको। The hackathon aims to address various challenges from inclusive digital services to compliance and CBDC. What is CBDC? Central Bank Digital Currency Transactions. Okay. The second edition of RBI's Global Hackathon, named Harbinger 2023 Innovation for Transformation, had the theme of inclusive digital services. This theme emphasizes creating financial services that are accessible and beneficial to a wide range of users. The hackathon received a significant response with 154 proposals submitted by teams from both within India and 28 participating teams entities. ठीक है, तो हार्बिंगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि कौन से एडिशन आरबीआई हैज अनाउंस्ड द outcomes. So second edition of RBI has announced the outcomes of its 2023 Global Hackathon. Emphasis on creative fintech solution been made. सेम कंटेंट आपको हिंदी में भी दिया गया है, वही पॉइंट के साथ। वहां पर जो आप पॉइंट इंग्लिश में देख रहे हैं वही पॉइंट आप यहाँ पे हिंदी में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
As per a special analysis released by the ERD of the State Bank of India, ONGC is the only Maharatna company that ranks among the top 10 profit-making companies in India for the fiscal year 2022-2023. How many Maharatna CPSE firms are there in total? पूछा क्या गया है कि इस SBI के ERD द्वारा जारी एक विश्लेषण के अनुसार ONGC एकमात्र महारत्ना कंपनी है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत में शीर्ष 10 लाभ कमाने वाली कंपनियों में शुमार है। कौन सी? ONGC। पूछा गया है कि कुल कितनी महारत्ना CPSE कंपनियां हैं, तो टोटल कितनी महारत्ना कंपनियां हैं अभी प्रेजेंट में? 13। नाम आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होंगे नाम। ठीक है, क्या बोला गया है कंटेंट देख लेते हैं। The SBI and LIC are two public sector financial institutions that have made it to the list of the टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा महारत्ना कंपनी के नेम जिनको भी पता है। ठीक है, नोटेबल SBI and LIC are not part of the list of the Maharatna companies even though they have a strong presence in the top profit making companies. Among the 13 Maharatna central public sector enterprises, ONGC is identified as the one of the that is sufficiently similar to SBI and LIC terms of profitability and financial performance. The report suggests the SBI, LIC and ONGC could be distinguished as Amrit Ratna to recognize their significant contributions to nation building during the अमृत काल। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग आपको सेम कंटेंट दिया गया है हिंदी में। फर्स्ट पॉइंट में देख लेती हूँ क्या बोला गया है। SBI और LIC दो पब्लिक सेक्टर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने शीर्ष 10 या टॉप 10 सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों की सूची में जगह बनाई है। विशेष रूप से SBI और LIC महारत्ना कंपनियों की सूची का हिस्सा नहीं है, भले ही शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियों में उनकी मजबूत स्थिति है। उपस्थिति प्रेजेंट में अभी है LIC और SBI। ठीक है, 13 महारत्ना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE से ONGC की पहचान, जो ONGC है वो काफी प्रॉफिटेबल कंपनी रही है वित्तीय प्रदर्शन के मामले में, और SBI और LIC के समान ही है ONGC। ठीक है, और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि SBI, LIC और ONGC को अमृत रत्न के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। LIC के बारे में बात करेंगे तो अबाउट द LIC कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं दे देती हूँ, एक बार आप लोग रिवाइज कर लें। ठीक है, एस्टैब्लिश इन 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर नहीं है, मैं बोल देती हूँ। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। स्लोगन देखना, स्लोगन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाला स्लोगन नहीं है, वो प्रोडक्ट्स हैं LIC के, जो भी प्रोडक्ट का मतलब है जो भी ये लोग नई पॉलिसीज करते हैं उन पॉलिसीज के वो स्लोगन्स होते हैं। LIC का स्लोगन नहीं होता है। ठीक है, तो वो मत करिएगा। LIC का यहाँ पर स्लोगन है योगाक्षेमम वहाम्यहम। इसका मतलब होता है योर वेलफेयर इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है LIC का स्लोगन, आपने इसको याद करना है। ठीक है, योगाक्षेमम वहाम्यहम इज द स्लोगन ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में ही देख लेते हैं। ये आप संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग है योर वेलफेयर इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्लोगन ऑफ LIC। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटली यानी कि 100% ओन LIC, ये आपको पता होगा, रिसेंटली न्यूज में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, State Bank of India and Mahindra Finance work together on a co-lending partnership. Who is the MD and VC of Mahindra Finance right now? पूछा क्या गया है कि SBI, भारतीय स्टेट बैंक और महिंद्रा फाइनेंस सह उधार साझेदारी पर एक साथ काम कर रहे हैं। तो पूछा गया है कि प्रेजेंट में अभी महिंद्रा फाइनेंस के MD और VC कौन है? तो वो है रमेश अय्यर। ठीक है, रमेश अय्यर इज द राइट आंसर। महिंद्रा फाइनेंस के ये प्रेजेंट में भी MD और VC है। तो co-lending model is designed to leverage the distribution strength of NBFCs and the cost efficient capital of banks. The partnership was launched by Ramesh Iyer, VC and MD Mahindra Finance, and the Deputy Manager and Director SBI in the presence of Raul Rebello, MD and CEO designate Mahindra Finance, and a CGM SME from SBI. This collaboration is expected to unlock the potential of priority sector lending, reflecting to the commitment of both Mahindra Finance and SBI Empower to the MSME sector. बोला क्या गया है
कि सह उधार मॉडल जो भी बोलते हैं हिंदी में को लैंडिंग मॉडल इज डिजाइन टू लेवरेज द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ द एनबीएफसी एंड द कॉस्ट एफिशिएंट कैपिटल ऑफ बैंक। यानी कि बैंकों की कुल जो लागत है, उसकी जो पूंजी है, उसका लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया है को लैंडिंग मॉडल। ठीक है, ये आपको हिंदी में कंटेंट दिया गया है, वही पॉइंट आप देख सकते हैं। इस साझेदारी की शुरुआत महिंद्रा फाइनेंस के वीसी और एमडी और एसबीआई के उप प्रबंधक डायरेक्टर रमेश अय्यर ने राहुल रेबेलो एमडी और सीईओ नामित महिंद्रा फाइनेंस और एसबीआई के सीजीएम की उपस्थिति में ये की है। बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड MMFSL। ठीक है, तो ये फाउंडेड इन 1991, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और MMFSL इसको शॉर्ट में बोलेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज को इज एन इंडियन रूरल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कौन सी? MMFSL। ओके, चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? How many months notice should DCCBs give to all current branch customers and depositors before closing a branch? पूछा गया है कि DCCB को किस शाखा को बंद करने से पहले सभी मौजूदा शाखा ग्राहकों और जमाकर्ताओं को कितने महीने का नोटिस देना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितने महीने का देना चाहिए? 2 महीने का। ठीक है, Reserve Bank of India has granted permissions to the DCCBs, full form District Central Cooperative Banks। मैंने यहाँ पे बोल्ड किया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, DCCBs का फुल फॉर्म है District Central Cooperative Banks to close unprofitable branches without the need for a prior approval from the central bank. However, DCCBs must obtain approval from the registrar of cooperative societies of the concerned state before closing branches. The circular issued by the RBI stipulates that the decision to close branches should be made by the board of DCCB. ठीक है, this decision should take into account or relevant factor. DCCBs planning to close a branch should provide a 2 months notice to all existing depositors and customers of the branch. This notice should be issued through a press release in local leading newspapers. बोला गया है कि इस निर्णय में सभी जो भी कारक हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी शाखा को बंद करने की जो योजना बना रहे हैं और DCCB को शाखा में सभी मौजूद जो भी डिपॉजिटर्स हैं और कस्टमर्स हैं उनको 2 महीने का नोटिस देना चाहिए। ये सूचना जो भी स्थानीय प्रमुख समाचार पत्र हैं या एक कोई भी प्रेस रिलीज है उसके माध्यम से जारी की जानी चाहिए, ये बोला गया है इसमें। ठीक है, RBI के द्वारा एक सर्कुलर में कहा गया है कि शाखाएं जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको बंद करने का निर्णय DCCB के बोर्ड द्वारा ही किया जाना चाहिए। ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, ये कंटेंट आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a high level group was formed by IRDAI with the goal of recommending action to increase banks' participations in providing easier access to insurance products throughout India. Who is the chairman of the panel? पूछा गया है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे भारत में बीमा उत्पादों तक आसान पहुंच प्रदान करने में बैंकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यों की सिफारिश करने के लक्ष्य के साथ IRDAI द्वारा एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया था। पूछा गया है कि हु इज द चेयरमैन, कौन अध्यक्ष है इस पैनल का? तो इस पैनल के अध्यक्ष हैं जे मीना कुमारी। कौन है? जे मीना कुमारी। ठीक है, IRDA की बात हो रही है, फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बोला क्या गया है इसमें कि banks currently engage in the distributions of insurance product as corporate agents or a master policy holders adhering to regulatory guidelines. The task force is headed by the J. Meena Kumari, ED of Life IRDAI. The panel also has the representations from banks and insurance companies. The panel has been asked to suggest regulatory stipulations on the market conduct requirement of a bancassurance partner, especially in view of mis-selling, forced selling complaints in the distributions model. बोला क्या गया है इसमें, ये समझिए कि बैंक के वर्तमान में जो भी नियामक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए
कॉर्पोरेट एजेंटों या मास्टर पॉलिसी होल्डर्स के रूप में इंश्योरेंस प्रोडक्टों के वितरण में लगे हुए हैं। इस जो टास्क फोर्स है इसकी हेड बनाया गया है जे मीना कुमारी, जो ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइफ है किसकी, IRDAI की। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप कि पैनल में बैंकों बीमा कंपनियों के भी प्रतिनिधित्व हैं और पैनल के विशेष रूप से विस्टर्न मॉडल में गलत बिक्री, जबरन बिक्री की शिकायतों के मद्देनजर बैंक इंश्योरेंस भागीदारी की बाजार आचरण आवश्यकताओं के नियामक शर्तों को सुझाव देने के लिए कहा गया है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो समझते हुए आपको चलना पड़ेगा, जैसे कि बैंक इंश्योरेंस है, ये मैंने काफी बार डिस्कस किया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में। बात करेंगे IRDAI की, इसमें सभी कुछ कॉमन है, कुछ ज्यादा टफ बात नहीं है। IRDAI के बारे में जो पता ही होगा आपको, एस्टैब्लिश्ड हुआ है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, पता है तो रिवीजन हो जाएगा, है ना। एस्टैब्लिश्ड इन 1999, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है, मुंबई महाराष्ट्र आंख बंद करके नहीं करना है। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना। इसको माइंड में रख के चलना, क्योंकि कुछ ही ऐसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हेडक्वार्टर मुंबई के अलावा कहीं और है, बाकी मोस्टली आप आंख बंद करके मुंबई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ चेक कर लीजिएगा कुछ अलग जो हैं उन सबके। चेयरपर्सन की बात करेंगे देवाशीष पांडा। तो IRDAI क्या है, इस स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज tasked with the regulating and licensing the insurance and reinsurance industry in India। क्या किसके बारे में बताया गया है, IRDAI के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। Tier 2 bonds with a 7.8% yield rate are used by SBI to raise कितना अमाउंट है ये, 10,000 crore। The first call option is available after how many years with a 15-year tenure। पूछा क्या गया है कि 7.8% उपज दर वाले Tier 2 बॉन्ड का उपयोग SBI के द्वारा 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए किया जाता है। पहला कॉल विकल्प 15 साल की अवधि के साथ कितने वर्षों के बाद उपलब्ध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10। ठीक है, ऑप्शन बी 10 इज द राइट आंसर। इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर SBI announced that it has raised 10,000 crore rupees at a coupon rate of 7.81% through its first Basel III compliance Tier 2 bond order for the current financial year 23 and 34। ठीक है, 2023 से 2034 तक का फाइनेंशियल ईयर की बात करी गई है। दे हैव अ टेन्योर ऑफ 15 years with the first call option available after 10 years। SBI Tier 2 bond issuance received an overwhelming response from investor। ठीक है, तो भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है SBI। कौन सा है, SBI। SBI ने ये घोषणा की है, SBI ने क्या घोषणा की है कि उसने चालू वित्त वर्ष 2023 से 2034 के अपने पहले बेसल III अनुपालन Tier 2 बॉन्ड के माध्यम से 7.81% की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। चलें नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर चलो देखते हैं। In how many regional languages will the NPCI begin offering voice commands from UPI transactions in April 2024? तो पूछा गया है कि अप्रैल 2024 में NPCI कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में UPI ट्रांजेक्शंस के लिए वॉइस कमांड की पेशकश शुरू करेगा। तो 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। Hello UPI features enables users to perform various UPI functions using voice commands, including user onboarding, balance inquiry, financial transactions, complaint resolutions, and more। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास had previously announced the launch of several new products, including Hello UPI by the NPCI during the Global FinTech Festival in September। With the Hello UPI feature, users can initiate transactions by giving voice commands। Initially, the voice command service will be available in English and Hindi। Over time, users will have the option to use voice commands in 11 regional languages। तो नमस्ते यूपीआई सुविधा यूजर्स को वॉइस कमांड का उपयोग करने के लिए विभिन्न यूपीआई कार्य करने में सक्षम बनाती है, जिसमें यूजर्स ऑनबोर्डिंग, बैलेंस में पूछताछ करना,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, शिकायत, जो भी सॉल्यूशंस और बहुत कुछ शामिल है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहले नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लॉन्च की घोषणा भी करी है, जिनमें हेलो सितंबर में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के दौरान एनपीसीआई द्वारा यूपीआई भी है। हेलो के साथ यूपीआई फीचर्स के जरिए यूजर्स वॉइस कमांड देकर लेन देन शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में वॉइस कमांड सेवा अंग्रेजी और हिंदी में ही उपलब्ध होगी और समय के साथ यूजर्स के पास 11 रीजनल लैंग्वेजेस में वॉइस कमांड का उपयोग करने का विकल्प भी होगा। एनपीसीआई के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक लुक आप देख सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है बेसिक। एनपीसीआई फाउंडेड इन 2008, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडीसीओ है दिल्ली पसपे। तो है क्या एनपीसीआई? एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द आरबीआई and Indian Bank Association (IBA) under the provisions of the Payment and Settlement System Act 2007 to create a robust payment and settlement infrastructure in India. It's called the NPCI. Next question. How many billion of dollars was the government of India's seamless extension of a line of credit to Sri Lanka made possible by SBI efforts? पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को कितने अरब डॉलर की ऋण सुविधा का निर्बाध विस्तार एसबीआई के प्रयासों से संभव हो सका है। तो $1 बिलियन, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इनॉग्रेटेड द एसबीआई ब्रांच इन कहां पर किया है? ये श्रीलंका में। इस जगह का नाम है ट्रिनकोमाले, ठीक है, ट्रिनकोमाले श्रीलंका में। रिकॉग्नाइजिंग एसबीआई 159, ट्रिनकोमाली मैंने सही प्रोनाउंस किया है, ट्रिनकोमाली जगह है श्रीलंका में। रिकॉग्नाइजिंग एसबीआई 159 years long presence and Mrs. Nirmala Sitharaman praised its commitment to growth at home and abroad, especially during the Sri Lankan economic crisis. ठीक है, एसबीआई को 159 साल लंबी उपस्थिति को मान्यता देते हुए हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश और विदेश में विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की सराहना की, खासकर श्रीलंकाई आर्थिक संकट, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था श्रीलंका में, उसके दौरान। एसबीआई endeavors facilitated to the smooth extension of the line of credit worth $1 billion by the government of India to Sri Lanka. She noted that the SBI Sri Lanka has been a pivotal support for international trade corporation and has actively bolstered remittance activities through a robust digital प्लेटफॉर्म। उन्होंने कहा कि एसबीआई श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निगमों के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन रहा है और एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रेषण गतिविधियों को भी इसने बढ़ावा दिया है। सेम कंटेंट है हिंदी में जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्या बोला गया है? SBI card and Reliance Retail work together to launch how many variant of the Reliance SBI card are there? तो SBI कार्ड और रिलायंस रिटेल मिलकर रिलायंस SBI कार्ड के कितने वेरिएंट लॉन्च करने पर काम कर रहे हैं? तो ये है आपका आंसर 2 वेरिएंट, ठीक है। कैसे? SBI card and Reliance Retail have announced their collaboration to introduce the Reliance SBI card. ठीक है, the card is lifestyle focused and provides a range of services with many advantages to cardholders with varied spending needs right from mass to premium. The card is available in 2 variants, Reliance SBI card, Reliance SBI card Prime. ठीक है, 2 वेरिएंट्स में रहेगा, each offering specific benefits and rewards. Cardholders can avail from a renewal fee waiver upon achieving specific annual spending milestones such as कितना अमाउंट है ये? ₹3 लाख ऑन रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम एंड कितना अमाउंट है ये? ₹1 लाख रिलायंस एसबीआई कार्ड। क्या बोला गया है कि कार्ड धारक जो है वो विशिष्ट रूप से वार्षिक व्यय लक्षित हासिल करने पर नवीनीकरण, यानी कि जो नवीनीकरण का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो रिन्यू करवाते हैं, ठीक है, उस शुल्क का छूट का लाभ उठा सकते हैं। जैसे रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम पर 3 लाख रुपए और रिलायंस एसबीआई कार्ड पर 1 लाख रुपए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एसबीआई कार्ड की। कंटेंट तो आपको पता होगा, सेम कंटेंट हिंदी में है जो मैंने आपको बताते चल रही तब से। एसबीआई कार्ड की हम बात करेंगे तो एसबीआई कार्ड
फाउंडेड इन May 1998, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा। ये एसबीआई कार्ड की बात हो रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही, ठीक है। एमडी एंड सीईओ कौन है एसबीआई कार्ड के? अभिजीत चक्रवर्ती। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, प्रीवियसली नोन एज एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इज अ क्रेडिट कार्ड कंपनी एंड पेमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI will oversee organizations that facilitate international payments directly. When they submit an application for authorizations to the RBI, they need to have a minimum net worth of how many crores? तो आरबीआई उन संगठनों की निगरानी करेगा जो सीधे अंतरराष्ट्रीय भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। जब वे आरबीआई को प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करते हैं तो उनके पास न्यूनतम कितने करोड़ का शुद्ध मूल्य होना चाहिए, ये साफ साफ पूछा गया है। कितना अमाउंट होना चाहिए? तो 15 करोड़ रुपए होने चाहिए, ठीक है। RBI will oversee the organization that facilitate international payments directly. When they submit an applications for authorization to the RBI, they need to have a minimum 15 crore net worth, ठीक है। कितनी होनी चाहिए उनकी नेटवर्थ? 15 करोड़ रुपया। देखते हैं क्या बोला। RBI has expanded its regulatory oversight to directly cover all entities involved in facilitating cross-border payment transactions for the import and export of goods and services. These entities will be designated as a payment aggregator cross-border under the new regulations. Currently, all payment aggregators which facilitate the processing of domestic transactions in online mode come under the ambit of RBI regulations. The RBI has clarified the minimum net worth requirements non-bank entities providing PACB services, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई ने पीएसीबी सर्विसेज प्रदान करने वाले गैर बैंकिंग संस्थाओं के लिए न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकताओं को स्पष्ट किया है, ठीक है। दे मस्ट हैव ए मिनिमम नेट वर्थ ऑफ कितना होना चाहिए? 15 करोड़ एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग टू द आरबीआई for authorization and a minimum net worth of rupees 25 crore by March 31st 2026। क्या मतलब इसका? इसमें बोला गया है कि प्राधिकरण के लिए आरबीआई में आवेदन करते समय उनके पास जो है मिनिमम यानी कि न्यूनतम मिनिमम कितना होना चाहिए? नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए, सॉरी मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए 15 करोड़ रुपए और 15 करोड़ रुपए होनी चाहिए और 31 मार्च 2026 तक कितना होना चाहिए मिनिमम नेटवर्थ? 25 करोड़ रुपए। दोनों अमाउंट याद रखना, ठीक है। सेम कंटेंट है हिंदी में। आरबीआई की इंफॉर्मेशन एस्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935, मुंबई कब शिफ्ट हुआ था? 1937 में हेडक्वार्टर, ठीक है। मुंबई शिफ्ट हो गया था कब? 1937 में। शक्तिकांता दास 25वें और 26वें गवर्नर दोनों यही हैं। शक्तिकांता दास डेप्यूटी गवर्नर है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर नहीं देखेंगे, फिर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्वामीनाथन जानकी रमन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AU Small Finance Bank and Fincare Small Finance Bank are scheduled to merge. Where is the AU Small Finance Bank headquarter located? कहां पर है? किसका हेडक्वार्टर पूछा है? AU Small Finance Bank का। AU, पहली बात तो ये न्यूज है कि AU Small Finance Bank और Fincare Small Finance Bank का मर्जर हो रहा है, ठीक है। और अब पूछा गया है कि AU Small Finance Bank का हेडक्वार्टर है आपका, गेस राइट आंसर है राजस्थान, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर राजस्थान। द मर्जर इज शेड्यूल्ड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1st of February 2024. The merger scheme is contingent on approval from the respective shareholders of AU Small Finance Bank and Fincare Small Finance Bank as well as regulatory bodies including the RBI and the Competition Commission of India. Said exchange ratio under the amalgamation plan, shareholders of Fincare Small Finance Bank will get 579 equity share of AU Small Finance Bank Limited for every 2000 fully paid up equity share they own, ठीक है। तो AU
स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर राजस्थान जयपुर में है और इसका मर्जर हो रहा है 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है। अबाउट द फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्टैब्लिश कब हुआ था फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक? 2017 में, और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में और इसके एमडी सीईओ है राजीव यादव। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक established 1996, जयपुर राजस्थान हेडक्वार्टर एंड एमडी सीईओ है संजय अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank appoints the legendary cricket player MS धोनी as a brand ambassador? तो कौन सा बैंक महान क्रिकेट खिलाड़ी MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर रहा है, करता है, किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। State Bank of India, the country largest lender, has appointed cricketing legend Mahendra Singh Dhoni as its official brand ambassador. Aim of the appointment, सबसे important, क्यों अपॉइंट किया गया है इनको? To strengthen SBI connection, particularly with the younger population's role as the brand ambassador of SBI, Dhoni will play a pivotal role in various marketing and promotional campaigns for the bank. Among public sector banks or other notable sports figures serving as brand ambassador include badminton players PV Sindhu and K. Srikanth, as well as cricketer Shefali Verma, who are brand ambassador of Bank of Baroda. ठीक है। समझ में आ गया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जब सेवर अन्य उल्लेखनीय कौन कौन से यहाँ पे स्पोर्ट्स की जो हस्तियां हैं वो हैं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और के श्रीकांत, साथ ही क्रिकेटर शेफाली वर्मा भी शामिल हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है। तो देश के सबसे बड़े ऋणदाता, सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी MS धोनी को अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 12-member committee is formed by IRDAI to streamline the wording of insurance policies. Who will preside over the committee? तो बीमा पॉलिसियों के शब्दों को सुव्यवस्थित करने के लिए IRDAI के द्वारा 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, पूछा क्या गया है, who will preside over the committee? तो क्या नाम है उनका जो कमेटी की अध्यक्षता करेंगे? उनका नाम है एल विश्वनाथन। ठीक है। ऑप्शन सी कौन है? एल विश्वनाथन। The IRDA has established a 12-member committee with the specific purpose of simplifying insurance policy wording. ठीक है। The committee will be chaired by L. Vishwanathan, who is a member of the Insurance Advisory Committee. The committee's composition includes the Secretary General of the LIC, Life Insurance and General Insurance Council, ठीक है, and the President of the Insurance Broker Association of India and the Principal Officer of the State Bank of India Corporate Agent. ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि who will preside over the committee? तो एल विश्वनाथन। IRDA ने बीमा पॉलिसी शब्दों को सरल बनाने के विशिष्ट उद्देश्य से 12 मेंबर कमेटी की स्थापना की है। ठीक है। समिति की अध्यक्षता एल विश्वनाथन करेंगे जो बीमा सलाहकार समिति के सदस्य हैं और समिति की संरचना में जीवन बीमा और सामान्य बीमा परिषद के महासचिव, भारतीय बीमा दलाल संघ के अध्यक्ष और SBI के प्रधान अधिकारी भी शामिल हैं। IRDA के बारे में मैंने अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एक बार रिवाइज करने के लिए। हेडक्वार्टर याद रखना, बिल्कुल भी गलत मत करना, हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which edition of the national games held in Goa in which Paytm has designated as its official sponsor? तो गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के किस संस्करण में पेटीएम को अपना आधिकारिक प्रायोजक नामित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पूछा गया है कि गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के किस संस्करण में पेटीएम को अपना आधिकारिक प्रायोजक नामित किया गया है? तो एडिशन पूछा गया है आपसे, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 37th ऑफ एडिशन। ठीक है, 37 इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है कंटेंट में देख लेते हैं। Paytm has been designated as the official sponsor for the 37th National Games held in Goa. The 37 National Games were inaugurated by Prime Minister Narendra Modi at the Jawaharlal Nehru Stadium at Fatorda. ठीक है, कहाँ पर?
जवाहरलाल नेहरू फतौरदा स्टेडियम में। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम दैट द नेशनल गेम्स आर बीइंग organized in the state of Goa. The event is scheduled to take place from October 26 to November 9, 2023. More than कितना अमाउंट है ये 10,000 athletes will be participating in over 43 sports disciplines and the game will be hosted across 28 venues. तो क्या बोला गया है कि ये जो आयोजन है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होना है और 10,000 से अधिक एथलीट 43 से अधिक खेल विषयों में भाग लेंगे और खेल 28 स्थानों पर आयोजित होगा। कुल मिलाकर ये था कि मेन न्यूज जो आप लोगों के लिए थी फाइनेंशियल कि पेटीएम को गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है। पेटीएम के फाउंडर भी और सीईओ भी हैं विजय शेखर शर्मा। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन, हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Stressed Asset Stabilization Fund (SASF), India's first bad bank, is almost done with its journey. How many years was the life cycle of SASF defined when it was established? The Stressed Asset Stabilization Fund भारत का पहला बैड बैंक है, अपनी यात्रा लगभग पूरी कर चुका है और आपसे पूछा गया है कि SASF की स्थापना के समय इसका जीवन चक्र कितने वर्षों में परिभाषित किया गया है विद इट्स जर्नी। हाउ मेनी इयर्स फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ SASF डिफाइंड व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा 20। SASF was established as a trust by the Government of India in September 2004. Its primary purpose was to isolate bad loans of IDBI Bank and create a separate entity to help the bank achieve a cleaner balance sheet. SASF was set up with a defined life cycle of 20 years. A process has been initiated to evaluate about 400 non-performing loans that were transferred to the trust, and these loans have continued to remain non-performing. Approximately rupees 9,000 crore of non-performing loan from IDBI Bank were transferred to the SASF when it was established. Clear? ये जो सारे पॉइंट्स है ना आपको हिंदी में भी दिए गए हैं, आप इनको समझ सकते हैं आराम से बैठ के। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, विच सिटी बेस्ड पेमेंट एग्रीगेटर पेशॉप प्राइवेट लिमिटेड an RBI in principle approved company has obtained ISO IEC 27001 2022 सर्टिफिकेशन। तो किस शहर स्थित भुगतान एग्रीगेटर पेशॉप प्राइवेट लिमिटेड RBI द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कंपनी ने ISO IEC प्रमाणन प्राप्त किया है? तो चेन्नई बेस्ड है, सबसे बड़ी बात यही पूछा गया है आपसे। ठीक है, Pesha Private Limited, an RBI in principle approval payment aggregator based in Chennai, has achieved ISO IEC certification, an internationally recognized standard for information security management system. Pesha primarily facilitates non-card based payments such as UPI payments. PayShap is an existing payment aggregator that has received in principle approval from the RBI to onboard merchants onto its platform. ठीक है, ISO is an international standard that outlines the requirements for managing information security. सेम कंटेंट आपको दिया गया है हिंदी में उन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ। पेशॉप की हम बात करेंगे तो पेशॉप है क्या? तो पेशॉप इज a 4-year-old company that closed 2 rounds of funding. The last funding was March 2023 with a 200 crore valuation. The company provides various UPI collection solutions for B2B business to business and B2C यानी कि business to consumer businesses. ठीक है, about the पेशॉप आपके लिए इंफॉर्मेशन है छोटी सी, आप देख सकते हैं। Next, the Reserve Bank of India have given the SBI mutual fund permission to purchase up to what percentage of the private sector lender in IndusInd Bank? तो RBI ने SBI म्यूचुअल फंड को निजी क्षेत्र के ऋणदाता IndusInd बैंक के कितने % तक खरीदने की अनुमति दी है? वो दी है 9.99%। कितना दिया है?
9.99% is the right answer of this question, option C. SBI Mutual Fund has received approval from the RBI to acquire a stake of up to 9.99 in IndusInd Bank, a private sector lender. The approval is conditional on compliance with RBI regulation as well as the foreign exchange and capital market regulations. As per the RBI guidance, SBI Mutual Fund will acquire the shareholding in IndusInd Bank with a period of 1 year. ठीक है? By October 10, 2024, SBI Mutual Fund must ensure that the aggregate holding in the bank does not exceed 9.99% of the paid-up share capital or voting right of the bank at all times. ठीक है? ये सेम कंटेंट आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स के साथ हिंदी में समझाया गया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो फाउंडेड इन 1987, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। एमडी सीईओ कौन है एसबीआई म्यूचुअल फंड के? शमशेर सिंह। ठीक है, एसबीआई की म्यूचुअल फंड की बात करें, जॉइंट वेंचर एसबीआई FMPL is a joint venture between the State Bank of India and an Indian public sector bank and Amundi, a European asset management company. SBI currently holds a 63% stake in SBI FMPL and the 37% stake is held in Amundi Asset Management through a wholly owned subsidiary Amundi India Holding. ठीक है, important information about the SBI Mutual Fund. बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक फाउंडेड इन अप्रैल 1994, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। सुमन कटफाले एमडी सीईओ। ये तो इजी, मैंने आपको 10 बार बताया है कि टैगलाइन क्या है, वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which river is the subject of a $200 million loan from the ADB to strengthen flood and riverbank erosion risk management? पूछा गया है इसमें कि कौन सी नदी बाढ़ और नदी के तट कटाव जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए ADB से $200 मिलियन के ऋण का एक सब्जेक्ट है, विषय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, The ADB has approved $200 million loan, $200 million loan, ठीक है, to enhance flood and riverbank erosion risk management along with the 650 kilometer long main stream of the Brahmaputra River in Assam, India. The Flood and River Erosion Management Agency of Assam will lead, manage and coordinate the project activities. The Water Resources Department of the Government of Assam will implement to the project work. Assam Agroforestry Development Board will use nature-based solution as part of the project. ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पे हिंदी में समझाया गया है। एडीबी की बात करेंगे, वैसे आज की क्लास में नहीं की है अभी तक एडीबी की बात, अभी क्वेश्चन आया है, वैसे प्रीवियस हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ADB established in 1966, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। मास्को अस्कावा है इसके प्रेसिडेंट और मेंबर कंट्रीज हैं 68 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग 49 रीजनल मेंबर्स कंट्रीज इन एशिया एंड द पैसिफिक एंड 19 नॉन रीजनल मेंबर्स कंट्रीज आउटसाइड एंड द रीजन। ठीक है, मेंबरशिप भी देख लेना एडीबी की। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी वेयरहाउस आर होम टू द 3.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कमोडिटीज दैट आर करंटली रिकॉर्डेड इन द ब्लॉकचेन लेजर ऑफ Arya.ag? तो कितने गोदामों में 3.2 मिलियन मेट्रिक टन वस्तुएं जो वर्तमान में Arya.ag के ब्लॉकचेन बही खाते में दर्ज हैं? तो वो है 894। ठीक है, Arya.ag has a tokenized commodity stored in its warehouse, which is a process of representing physical asset as a digital token on a blockchain. ठीक है, this development allow the disbursement of agri loan to be managed on the blockchain. Arya.ag partnered with Newell and Decentralized Trust Network Blockchain to build the infrastructure for this blockchain-based system. Arya.ag blockchain ledger currently holds information about 3.2 million metric tons of commodities stored in 894 warehouse. सेम आपको हिंदी में समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ओहो, ये तो साथ में आंसर है, चलो कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। हाउ मेनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेड्स इन इंडिया आर बैंड बाय सेबी फॉर एन एडिशनल ईयर? तो सेबी ने भारत में 7
कृषि जिन्स वायदा कारोबार पे एक अतिरिक्त वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इंडियाज मार्केट्स रेगुलेटर द सेबी हैज एक्सटेंडेड द बैन ऑन फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन द एग्रीकल्चर कमोडिटीज फॉर द एडिशनल ईयर नाउ इन इफेक्ट until December 2024. The ban on futures trading in specific agriculture commodities was initially imposed by the Finance Ministry through SEBI in 2021. It was implemented as a measures to combat rising inflations and initially affected 7 commodities. कौन कौन सी हैं? तो नॉन बासमती पैडी, वीट, चना, मस्टर्ड सीड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, सोयाबीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, क्रूड पाम ऑयल एंड मूंग, ग्रीन ग्राम। ठीक है, यही सब है। चलेंगे नेक्स्ट पे। Madhya Pradesh received a $175 million loan from the ADB for road upgrades. Since which year has ADB been instrumental in helping Madhya Pradesh road network development? पूछा गया है आपसे कि मध्य प्रदेश को सड़क उन्नयन के लिए एडीबी से $175 मिलियन का ऋण मिला है। एडीबी किस वर्ष से मध्य प्रदेश के सड़क नेटवर्क विकास में मदद करने के लिए सहायक रहा है? तो 2002 से। 2002 is the right answer. ADB has approved a $175 million to enhance road connectivity and climate resilience in Madhya Pradesh, India. ADB has played a pivotal role in supporting the development of road networks in Madhya Pradesh since 2002. The endeavor has led to the enhancement of over 9,000 kilometers of state highway and major districts road as highlighted by ADB transport specialist Yang Lu. ठीक है, कौन? Yang Lu. और the project primarily features include the upgrade of approximately 500 kilometers of state highway and major districts road to a standard 2-lane design. Clear? तो इस प्रयास से जो लगभग है, एडीबी ने मध्य प्रदेश में भारत में सड़क कनेक्टिविटी और जितना भी जो क्लाइमेट है उसके लचीलेपन को बढ़ाने के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। एडीबी ने 2002 से मध्य प्रदेश में रोड नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रयास से 9000 किलोमीटर से अधिक राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों का विकास हुआ है, जैसा कि एडीबी परिवहन विशेषज्ञ यांग लू ने बताया है। और एडीबी के रिगार्डिंग अभी जस्ट मैंने ये सब डिस्कस किया था, आप इसको देख सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? A SEBI approval is granted to ESAF Small Finance Bank for its IPO. When was ESAF established? ये तो मैंने यहाँ पर दे दिया है ना, मार्च 2017। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को उसके आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। ESAF की स्थापना हुई थी 2017 में। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इज अ स्मॉल finance bank founded in March 2017 with a focus on unbanked and underbanked customer segment, especially in rural and semi-urban area, had received final observation from the capital markets regulator SEBI to raise funds through an initial public offering IPO. The company had refiled primarily IPO papers with SEBI in July 2023। ठीक है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो एक लघु वित्त बैंक है जिसकी स्थापना मार्च 2017 में की गई थी, जिसका फोकस विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधा वाले ग्राहक वर्गों पर है। ठीक है। Next question. ARCIL receives a portfolio of distressed gold loans of rupees 725 crore from Muthoot Finance. How much percentage of the consideration under the arrangement is paid in cash with the remainder given in the form of security receipts? तो पूछा गया है कि ARCIL को मुथूट फाइनेंस से 725 करोड़ रुपए के संकटग्रस्त स्वर्ण लोन यानी कि गोल्ड लोन का एक पोर्टफोलियो प्राप्त हुआ है। इस व्यवस्था के तहत प्रतिफल का कितना % नकद में भुगतान किया जाता है? शेष सुरक्षा रसीदों के रूप में दिया जाता है। तो पूरा कितना है? 15% है। ठीक है।
Muthoot Finance, a Kerala-based Indian financial corporation at the largest gold loan NBFC in the country, has sold a gold loan portfolio worth rupees 725 crore on the Asset Reconstruction Company of India (ARCIL). फुल फॉर्म याद रखना ARCIL का, वो क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये है फुल फॉर्म। मोस्ट लैंडर्स आर टिपिकली प्रिफर in-house recovery due to the sufficient value of gold collateral which can cover the loan amount. The sale of the gold loan portfolio by the Muthoot Finance was structured under the 15:85 arrangement. Under this structure, 15% of the consideration is paid in cash and the remaining 85% is provided in the form of security receipts. ठीक है, अबाउट द मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर है कोची केरला में। चेयरमैन है इसके जॉर्ज जैकब मुथूट। एंड इन एडिशन टू ऑफरिंग गोल्ड लोन्स, मुथूट फाइनेंस प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग अदर टाइप्स ऑफ लोन्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, मनी ट्रांसफर सर्विसेज एंड द सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? Reserve Bank of India has given initial approval to MobiKwik JackPay for payment aggregator operations. ठीक है, Where is the MobiKwik headquarter located? तो MobiKwik का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, JackPay the secure payment gateway arm of MobiKwik has received in principle authorizations from the RBI to operate as a payment aggregator. These authorizations will allow JackPay to onboard new merchants onto its platform, facilitating quick and easy processing of online payments. The in principle approval comes 2 years after the Gurugram-based payments company fill its applications with the RBI. Currently, the top 4 payment aggregators, Razorpay, PayU, Cashfree, and Paytm are being barred from onboarding new merchants despite receiving the in the principal approval. Headquarter of MobiKwik in गुरुग्राम, हरियाणा। सेम कंटेंट आपको हिंदी में दिया गया है। MobiKwik की अगर हम बात करेंगे, established 2009, हेडक्वार्टर तो डिस्कस कर ही लिया है, गुरुग्राम हरियाणा। फाउंडर हैं बिपिन प्रीत सिंह, उपासना टाकू और एमडी सीईओ भी हैं इसके बिपिन प्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 entities are chosen by SEBI to get 2 years on-site digital forensic services. Which app was used by SEBI to launch a crackdown in 2022 on organizations suspected of being part of a front running scam? राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेलीग्राम। ठीक है, सेबी के द्वारा 2 साल की ऑन साइट डिजिटल फोरेंसिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए 12 संस्थाओं को चुना जाता है। 2022 में फ्रंट रनिंग घोटाले का हिस्सा होने के संदेह वाले संगठनों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए सेबी द्वारा किस ऐप का उपयोग किया गया था? तो वो है टेलीग्राम का। ठीक है, इन 2022 SEBI initiated a crackdown against entity illegally involved in a front-running scam using the messaging app Telegram. ठीक है, Capital Markets Regulator, Security and Exchange Board of India has empaneled 12 entities, including Ernst & Young LLP and KPMG Assurance and Consulting Services LLP to provide assistance to its search team for on-site data acquisitions during search and seizure operations. They have been empaneled for providing digital forensic services to the regulator following the completions of empanelment process. Same content आपको दिया गया है हिंदी में। सेबी की बात करें, established in 12th of April 1988 as an executive body and was given statutory powers on 30th of January 1992. तो दोनों ही चीजें क्लियर करके चलना। अगर established की बात आती है ना तो 1992 वाला ही काउंट होता है। ठीक है, थ्रू द सेबी एक्ट 1992, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, फर्स्ट वुमेन टू लीड द सेबी। कौन है? माधवी पुरी बुच। सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट्स इन इंडिया अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन how many days do credit institutions need to resolve complaints before the RBI offers customers a daily compensation of ₹100? क्या बोला गया है? आरबीआई द्वारा ग्राहकों को 100 रुपये का दैनिक मुआवजा
देने से पहले क्रेडिट संस्थानों को कितने दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करना होगा? तो 30 इज द राइट आंसर। ठीक है। The Reserve Bank of India has instructed lenders, financial institutions, and credit bureau to address customers' complaints within a special period of 30 days. ठीक है। सेम कंटेंट आप हिंदी में देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मेनी मेजर इशूइंग बैंक्स प्रोवाइड रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स एंड EMI ऑप्शन थ्रू Amazon Pay ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग? तो कितने प्रमुख जारीकर्ता बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड धारकों को ऑनलाइन शॉपिंग की छुट्टियों के मौसम के दौरान Amazon Pay के माध्यम से EMI विकल्प प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 is the right answer. Amazon Pay India Private Limited in collaboration with the NPCI has introduced equated monthly installment EMI options for RuPay credit card holders from 8 major issuing banks. With EMI or RuPay credit card, customers will get increased flexibility and affordability to shop during the festive period. During the initial 48 hours of Amazon Great Indian Festival, EMI emerged as the most preferred payment method, with 1 in 4 shopping orders placed using installments and 3 in 4 EMI orders on no cost EMI. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? Via Americos or IndusInd Bank collaborate on the relaunch of the IFR platform. In IFR, what does F stands for? IFR क्या होता है? IFR तो Indus Fast Remit पूछा गया है F, तो F क्या हुआ यहाँ पे? फास्ट। ठीक है। Indus Fast Remit प्लेटफॉर्म ये है IFR. IndusInd Bank has partnered with the Via Americos corporations to provide NRI in the US with digital inward remittances service through the IFR Indus Fast Remit platform. This collaboration enables NRI to benefit from highly competitive exchange rates for digital inward remittances to India. NRI can initiate remittances transactions using the auto debit payment mode, specifically automated clearing house, which allow funds to be transferred from their overseas bank account through the Fast Remit platform. Next question. ADB approves a $400 million loan to support the government's urban reform agenda for sub-program 2. In which year was sub-program 1 approved? ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मेंशन ही है जिसको क्या करना है 2021। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है sub-program 1 approved in 2021 laid the groundwork 2021 laid the groundwork by establishing national level policies and guidelines to enhance urban services. Subprogram 2 is geared towards supporting investment planning and reform action at the state and urban local body levels in India. ADB has approved a $400 million policy-based loans to India for subprogram 2 of the Sustainable Urban Development and Service Delivery Program to support the Indian government reform agenda, which focuses on enhancing the quality of urban life by developing high quality infrastructure, ensuring public services and establishing efficient governance system. ठीक है। सेम कंटेंट हिंदी में एडीबी की इंफॉर्मेशन हम पीछे 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? A regular investor can apply for floating rate saving bonds on the RBI website. What is the maturity period of the bond in years? तो नियमित निवेशक RBI की वेबसाइट पर फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बॉन्ड की मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वता मेच्योरिटी पीरियड क्या है? ईयर्स में पूछा गया है, तो वो है 7 years। ठीक है। RBI has permitted retail investor to subscribe to the floating rate saving bonds 2020 taxable in consultations with the Government of India. The RBI has expanded the basket of products available through the retail direct portal.
आरबीआई ने खुदरा निवेशकों को फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स 2020 की सदस्यता लेने की अनुमति दी है और भारत सरकार के परामर्श से आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध प्रोडक्ट्स की एक सीरीज का भी विस्तार किया है। Next question. How much does RBI fine L&T Finance for not complying with regulations? तो नियमों का पालन न करने पर RBI ने L&T Finance पर कितना जुर्माना लगाया है? तो वो है 2.5 करोड़ रुपीस। RBI has imposed a penalty of rupees 2.5 crore on L&T Finance Limited for non-compliance with specific norms related to NBFCs. The penalty is a result of L&T Finance failures to comply with certain provisions of NBFC, systematically important non-deposit taking company and deposit taking company Reserve Bank Directions 2016. The RBI imposed the penalty under the relevant sections of the Reserve Bank of India Act 1934. The RBI decision to impose the penalty followed a statutory inspections of L&T Finance Limited, which covered the company's financial position as of March 31st, 2021 and March 31st, 2022। ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। आरबीआई के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एल&टी के बारे में देख लेते हैं। एल&टी फाइनेंस हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। एल&टी फाइनेंस इज वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसीज ऑफरिंग अ रेंज ऑफ लोन अक्रॉस रूरल। ठीक है, एल&टी फाइनेंस, लास्ट एंड टर्बो फाइनेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पर भी शायद मैंने आपको आंसर कर दिया है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू जो बात की गई है, मुक्कनूर मिशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फेडरल बैंक। मुक्कनूर विलेज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर दिया गया है फेडरल बैंक, तो मुझे लगता है केरला, आप समझ ही गए होंगे, इसका राइट आंसर है। स्वच्छ भारत अभियान का मुक्कनूर मिशन फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। मुक्कनूर गांव जो है वो केरला में स्थित है और फेडरल बैंक has introduced the Mukkanur mission is an initiative aligned with the Swachh Bharat Abhiyan. The mission was inaugurated on the 106th birth anniversary of Federal Bank founder KP Homis, highlighting the significance of this initiative. ठीक है, इसके जो फाउंडर थे उनका क्या नाम था? केपी हॉमिस। किसके? फेडरल बैंक के। मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोस में, मुझे याद आ रहा है केपी हॉमिस मैंने काफी बार डिस्कस किया है। प्रेजेंट में एमडीसीओ है श्याम श्रीनिवासन। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। हेडक्वार्टर है अलोवा, कोची, केरला। फाउंडेड इन 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फेडरल बैंक Mukkanur, a village situated in Ernakulam district, is the focal point of the mission. Notably, Mukkanur is the birthplace of the founder of Federal Bank. तो फेडरल बैंक जो है इसके फाउंडर थे केपी हॉर्मिस। उनकी 106वीं जयंती मनाई गई है। उनकी जयंती के अवसर में, बर्थ एनिवर्सरी के अवसर में मुक्कनूर मिशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा। तो फेडरल बैंक ने स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप में एक पहल के रूप में मुक्कनूर मिशन की शुरुआत की है और इस मिशन का उद्घाटन फेडरल बैंक के जो संस्थापक हैं केपी हॉर्मिस, ठीक है, तो यहाँ पे केपी हॉर्मिस की 106वीं जयंती पर किया गया है, जो इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालता है। एर्नाकुलम जिले में स्थित एक गांव है मुक्कनूर इस मिशन का केंद्र बिंदु है, क्योंकि मुक्कनूर फेडरल बैंक के जो संस्थापक हैं केपी हॉर्मिस, उनका जन्म स्थान है। ठीक है, तो ये है 106वीं बर्थ एनिवर्सरी केपी हॉर्मिस की, फेडरल बैंक की नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? Competition Commission of India approves merger of IDFC with IDFC First Bank. Where is the headquarter of IDFC First Bank? कहाँ पर है? मुंबई। आंख बंद करके लगा सकते हैं कुछ कुछ पे तो। ठीक है, तो मर्जर है किसका? आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। द आईडीएफसी फुल फॉर्म अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने बोल्ड किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएफसी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द Competition Commission of India for its merger with IDFC First Bank. The merger was approved by the boards of directors of both IDFC and IDFC First Bank on July 3rd. The merger will become effective following approvals from the SEBI, RBI and NCLT, National Company Law Tribunal. ठीक है,
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे, फाउंडेड इन 2015, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी सीईओ है वी वैद्यनाथन। आईडीएफसी की बात करेंगे, फाउंडेड 1997, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु। इट इज अ फाइनेंस कंपनी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है, इन ऑर्डर टू को फाइनेंस प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹30 crore, REC and Bank of India work together for how many numbers of years? तो 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना के सह वित्त पोषण के लिए REC और बैंक ऑफ इंडिया कितने वर्षों तक एक साथ काम करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 is the right answer. REC Limited, formerly Rural Electrification Corporation Limited, a Maharatna company, has entered into an agreement with Bank of India to co-finance projects worth ₹30 crore over the next 5 years. ठीक है, REC Limited एक महारत्ना कंपनी है, अगले 5 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना के सह वित्त पोषण के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। These projects are focused on the power, infrastructure and logistics sectors, will be executed under a consortium arrangement. REC Limited is involved in providing long-term loans and financial support to various sectors, particularly the power sector. The company has diversified its activities to include areas such as roads, metro, rail, airports and IT. ठीक है, सेम कंटेंट हिंदी में है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, एमडी सीईओ है राजेश कर्नाटका और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट इज द साइट ऑफ ट्राइबा प्रोग्राम दैट द आरबीआई हैज लॉन्च फॉर इट्स wholesale central bank digital currency. How many number of banks are participating in the trial project? इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट एक परीक्षण कार्यक्रम की साइट है जिसे आरबीआई ने अपने थोक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी के लिए लॉन्च किया है। परीक्षण परियोजना में कितने बैंक भाग ले रहे हैं? तो उसमें 9 बैंक भाग ले रहे हैं। आरबीआई हैज इनिशिएटेड अ पायलट प्रोग्राम फॉर इट्स होलसेल सीबीडीसी इन द इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। ठीक है, ये कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, The SEBI has implemented guidelines for large corporations that exceeds how much percentage of their eligible borrowings through bond sales. तो SEBI ने बड़े निगमों के लिए दिशा निर्देश लागू किए हैं जो बॉन्ड बिक्री के माध्यम से उनके पात्र उधार का कितना प्रतिशत से अधिक है? तो वो है 25%। ठीक है, in a move to deepen the bond market, SEBI introduced SOPs for large corporates which have raised more than the mandated share of 25% of their qualified borrowings through the bond route. Reductions in the annual listening fee for debt instruments, reduce contributions to the core settlement funds, which is a part of securities settlements infrastructure. सेबी के बारे में हमने बात की है, आप उसको देख सकते हैं, एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, हाउ मच इन करोर्स डज द आरबीआई अप्रूव फॉर कोटक महिंद्रा एक्विजिशंस ऑफ सोनाटा फाइनेंस? तो कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण के लिए आरबीआई ने कितनी राशि में की स्वीकृति दी है? तो वो है 537 करोड़ रुपीस। ठीक है, 537 करोड़ इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है, प्राइवेट सेक्टर लेंडर कोटक महिंद्रा बैंक हैज रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू एक्वायर 100% ऑफ द इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल इन लखनऊ उत्तर प्रदेश बेस्ड सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड for ₹537 crore. Sonata will become a business correspondent subsidiary of the bank. Earlier, Kotak Mahindra bought BSS Microfinance in a all-cash deals for ₹139 crore in September 2006. Sonata की बात करेंगे, established 2006. Sonata is a NBFC MFI based out of Lucknow. ठीक है, next question, for how long will Ashok Vaswani appointment as Kotak Mahindra Bank MD and CEO be approved by the RBI? राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे बताया
3 years। तो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीए के रूप में अशोक वासवानी की नियुक्ति को आरबीआई के द्वारा 3 साल तक की मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, आरबीआई अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ अशोक वासवानी एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, द अपॉइंटमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग चार्ज विच विल नॉट बी लेटर देन द 1st of January 2024। ही विल सक्सीड एंटरिम सीईओ दीपक गुप्ता। ठीक है, द अप्रूवल वॉज, अगर मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में दीपक गुप्ता बताया होगा तो उस टाइम पे वो होंगे, अभी जो है प्रेजेंट में वो अपॉइंट हो गए हैं अशोक वासवानी। The approval was granted based on the bank's application to the RBI submitted on July 19, 2023 for the appointment of the new MD and CEO. Vaswani will be the second full-time CEO of Kotak Mahindra Bank that began a bill discounting from the 1980s and converted into a full-fledged commercial bank early this century. Uday Kotak, Asia's richest banker, has recently stepped down as the CEO, Chief Executive of the Kotak Mahindra Bank। उदय कोटक जो एशिया के रिचेस्ट बैंकर हैं, फाउंडर भी हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। ठीक है, सेम कंटेंट आप देख सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, एज ए पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप ICICI Bank's Trade Immerse platform will be integrated with Tiger Logistics digital freight booking and management platform known as। तो साझेदारी के एक भाग के रूप में ICICI बैंक के ट्रेड इमर्स प्लेटफॉर्म को टाइगर लॉजिस्टिक के डिजिटल फ्रेट बुकिंग और प्रबंधन प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिसे किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसको जाना जाता है फ्रेट जार। ठीक है, to streamline and enhance the international trade process by offering services such as shipment tracking, access to freight rates and simplifications of documentation procedure। इसी के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स हिंदी इंग्लिश में देख सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की हम बात करेंगे, संदीप बख्शी सीईओ, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई सीएलएम श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस एंड पंजाब एंड सिंध बैंक co-lending pacts for affordable housing segment, what does M represent in CLM? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, CLM में L क्या रिप्रेजेंट करता है, तो co-lending model। ठीक है, मॉडल इज द राइट आंसर, M for। The partnership is primarily focused on providing business loan against affordable homes, specifically targeting the affordable housing segment. SHFL and PSP will work together to serve self-employed customers who require business loans in accordance with the co-lending model established by the RBI। ठीक है, अबाउट द श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस एमडी सीईओ है रवि सुब्रमण्यन। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द NHB and promoted by Shriram Finance Limited। About Punjab and Sindh Bank, founded in 24th of June 1908, headquartered New Delhi and MD CEO है स्वरूप कुमार साहा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जीरो बैलेंस गो सेविंग अकाउंट्स आर नाउ अवेलेबल एट आरबीएल बैंक, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पर ईयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.5%। जीरो बैलेंस गो सेविंग खाता अब आरबीएल बैंक में उपलब्ध है और प्रतिवर्ष इसकी ब्याज दर है 7.5%। ठीक है, आरबीएल बैंक फॉर्मली नोन एज द Ratnakar Bank has introduced a zero balance Go Saving account. The Go Saving account represents an innovative subscription based model in the banking sector, signifying a modern shift in the banking landscape। इसी के कुछ की फीचर्स मैंने दिए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, और अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आरबीएल बैंक की हम बात करेंगे, एमडी सीईओ है आर सुब्रमण्यन कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 1943। Next question, which bank introduced Expressway, a digital platform that gives consumers a quick and easy way to access a variety of banking products and services। तो किस बैंक ने एक्सप्रेसवे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया जो उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सेवाओं तक पहुंचने का त्वरित और आसान तरीका प्रदान करता है। HDFC इज द राइट आंसर। Expressway offer a range of services including Express Personal Loan, Express Business Loan, Express Car Loan, Express Home Loan, Express Loan and Cards, Express Credit Cards, Express Saving Accounts।
These products and services are meticulously designed to deliver fast, seamless, paperless, and do-it-yourself customer journey for both existing and new customer. ठीक है? Next. How many lakhs of rupees in total as financial penalties had the RBI imposed on 5 cooperative banks in Gujarat? तो RBI ने गुजरात में 5 सहकारी बैंकों पर कुल कितने लाख रुपए का वित्तीय जुर्माना लगाया है? तो ₹14, ठीक है, 14 लाख. RBI has slapped a monetary penalty of 5 cooperative banks in Gujarat for violations of norms which include giving loan to their own directors which is not allowed. ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया है इन सब की लिस्ट और कितना, आप इसको जरा पॉज करके पढ़ सकते हैं. ठीक है, द RBI also imposed a monetary penalty of ₹1 lakh on the Chappi Nagarik Sahkari Bank Limited. People Cooperative Bank has been penalized ₹3 lakh for non-compliance with the directions issued by the RBI. ₹6 lakh on Surat National Cooperative Bank Limited, Surat Gujarat Mahila Cooperative Nagarik Bank Limited, भरूच गुजरात फेस्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹2 लाख. ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे. हाउ मेनी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर हिट विद फाइन्स टोटलिंग ₹12.17 करोड़ बाय द लास्ट ईयर 2022? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आरबीआई द्वारा पिछले वर्ष 2022 में निजी क्षेत्र के कितने बैंकों पर कुल मिलाकर 12.17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो 7 बैंकों पर. लास्ट ईयर द आरबीआई हैड इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी टोटलिंग 12.17 crore on 7 private sector banks. The RBI imposed a penalty of ₹12 crore 19 lakh on ICICI Bank for breaching rules related to the code of conduct for the bank's directions and for failing to report fraud incidents. तो पिछले साल आरबीआई ने 7 पब्लिक सेक्टर बैंक पर, ठीक है, सॉरी प्राइवेट सेक्टर बैंक पर, निजी क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टर बैंक पर 12.17 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया था. और आरबीआई ने बैंक के डायरेक्टर्स के लिए आचार संहिता के से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने और धोखाधड़ी की घटनाओं को रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए आईसीआईसी बैंक पर 12 करोड़ 19 लाख का जुर्माना लगाया था. ठीक है, this penalty comes even when ICICI Bank is trying to exercise to squash off the Central Bureau of Investigation's charges under the Chief Chanda Kochar. It sanctioned a 1,875 crore loan to the Videocon Group in violations of the lending policies. The central bank separately penalized fellow प्राइवेट लैंडर कोटक महिंद्रा बैंक विद सम ऑफ 3.95 करोड़ रुपीस. ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आईसीआईसी बैंक, संदीप बख्शी हैं इसके सीईओ, और कोटक महिंद्रा बैंक 1985 फाउंडेड, एमडी सीईओ अशोक वासवानी और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र. तो कंप्लीट हुआ है हमारा नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1, और जल्दी पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं लेके आऊंगी. बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं सारी क्लासेस इतने सारे कंटेंट के साथ. अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए, और डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको सभी आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.